नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है करके आपको विस्तार से बताएंगे। पहले बड़ी अपडेट निकल के आई है। तेलंगाना में नए मुख्यमंत्री बने रेवंत रेड्डी ने ली शपथ। 11 मंत्री भी ले रहे शपथ। सोनिया गांधी और राहुल गांधी मंच पर रहे मौजूद, कर दिया बड़ा ऐलान। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पत्नी ने दर्ज कराई हत्या की FIR। शिकायत में अशोक गहलोत का भी नाम। आखिर राजस्थान में कैसे मचा है बवाल। तीसरी खबर में आपको बताएंगे बिग ब्रेकिंग न्यूज, जहां आखिरकार तेलंगाना में हमने आपको बताया था अब एक्शन में आ चुके हैं। एक्शन में आए रेवंत रेड्डी ने क्या कुछ ऐलान किया। तीसरी खबर में आपको बताएंगे भाजपा की जीत के बाद कटघरे में EVM, अब सपा RP समेत कई पार्टी यहां हुई एकजुट। कहा EVM में हुआ है सीधे तौर पर धांधली, भाजपा खत्म कर देगी सभी पार्टियों को अगर नहीं हुआ इसका इंतजाम, एकजुट नहीं हुई सभी पार्टियां। तो इसके बारे में आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां हमास ने ताबड़तोड़ अटैक हमास के खिलाफ, जहां तुरंगमबर्ग नगरी में झड़पें जारी और हौती विद्रोहियों ने कर दिया है इजराइल पर भीषण अटैक। एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे और एक एक करके सब कुछ खबरें विस्तार से आपको जान लेना जरूरी है। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई, तेलंगाना के नए CM बने रेवंत रेड्डी। 11 मंत्रियों ने भी ली शपथ। सोनिया गांधी राहुल गांधी मंच पर रहे मौजूद, कर दिया बड़ा ऐलान। कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। हैदराबाद के LB स्टेडियम में आयोजित भव्य कार्यक्रम में तेलंगाना के राज्यपाल T सौंदरराजन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, कर्नाटका के CM सिद्धरामैया, डिप्टी CM DK शिवकुमार समेत तमाम कांग्रेसी मौजूद रहे। रेवंत रेड्डी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और तेलंगाना के दूसरे CM होंगे। 2013 में तेलंगाना के गठन के बाद कांग्रेस यहां पहली बार सत्ता में आई है और यहां से अब तक चंद्रशेखर राव KCR ही 2 बार CM बने थे। हालांकि वे इस बार हैट्रिक लगाने में चूक गए हैं। वहीं अगर बात करें 56 साल के रेवंत रेड्डी LB स्टेडियम में CM पद की शपथ ली है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में करीब 1 लाख लोग शामिल हुए हैं। शपथ लेने से पहले रेवंत रेड्डी खुली जीप में सोनिया गांधी को लेकर स्टेडियम में पहुंचे। आपको बता दें इस बीच ये विधायक भी मंत्रियों पे शपथ ली है। तो सीधे तौर पर खुली जीप में जो है खुद रेवंत रेड्डी सोनिया गांधी को लेकर पहुंचे हैं। तो ये तेलंगाना में माहौल जो है वो पूरी तरीके से देखा जाए तो एकदम तय है और तेलंगाना में ये भारी जोश है। और राहुल गांधी जो है वो तेलंगाना में उन्होंने कहा है कि फिलहाल सबसे पहले सरकार बनते ही सबसे पहले हम आप लोगों को जो है वो जो वादे किए हैं प्रजालू राज की वो हम करेंगे। एक और अपडेट निकल के आई है राजस्थान से, जहां सुखदेव सिंह गोगामेड़ी बड़ी खबर निकल के आई है। पत्नी ने दर्ज कराई FIR। शिकायत में अशोक गहलोत का भी नाम। जी हां, दरअसल आपको बता दें राजस्थान राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद राजस्थान में हालात तनावपूर्ण है। इस हत्याकांड के विरोध में राजस्थान के कई शहरों में प्रदर्शन हुए हैं। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर सड़कों को जाम कर दिया है और ट्रेन भी रोक दी है। कुछ जगहों पर पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा है। इसी बीच गोगामेड़ी की पत्नी शीला शेखावत ने केस दर्ज कराया है। शीला शेखावत की ओर से दी गई शिकायत में कार्यवाहक CM अशोक गहलोत का भी जिक्र किया गया है। शीला शेखावत ने जयपुर दक्षिणी के थाना श्यामनगर में दी अपनी FIR में कहा है कि सामाजिक कार्यों के चलते पिछले 2 सालों में मेरे पति सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को जान का खतरा बना हुआ था। उसके बावजूद भी अशोक गहलोत ने कुछ नहीं करा। हालांकि अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अशोक गहलोत का नाम क्या जानबूझकर लाया गया है। अशोक गहलोत का नाम क्या ऐसे ही लिया गया या जानबूझकर कोई स्क्रिप्ट है इसके पीछे, एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्योंकि अशोक गहलोत का नाम ऐसे ही नहीं आया है, इसके पीछे माना जा रहा है कि BJP की एक बड़ी सोची समझी रणनीति है। एक और अपडेट, मध्य प्रदेश इलेक्शन रिजल्ट के बीच भाजपा की जीत के बाद फिर कटघरे में EVM, अब SP और RP नेताओं ने उठाए गंभीर सवाल। जी हाँ दोस्तों, दरअसल मध्य प्रदेश में भाजपा उम्मीदवारों के उलट 230 सीटों वाली विधानसभा में 166 सीटों पर कब्जा जमा कर दोबारा सत्ता हासिल करने में सफल रही है। वहीं सत्ता में आने का खौफ देख रही राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस मात्र 63 सीटों पर सिमट कर रह गई है। भाजपा की यह बम्पर जीत विपक्ष को हजम नहीं हो पा रही है। दरअसल मतगणना से पहले तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मुकाबले में बताया जा रहा था, लेकिन नतीजे बिल्कुल ही इसके उलट आए हैं। ऐसे में एक बार फिर से EVM पर संदेह जताया जाने लगा है। इसी कड़ी में रीवा में राष्ट्रवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी समेत कई नेताओं ने एकजुटता प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें RP के राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश मिश्रा और सपा के सिरमौर प्रत्याशी विधायक पूर्व लक्ष्मण तिवारी ने बताया है कि जिस तरीके से ये खेला किया गया है इससे छोटी पार्टियों को न केवल खत्म करने की एक बड़ी और गंभीर साजिश है, बल्कि धीरे धीरे छोटी पार्टियों के जरिए बड़ी पार्टियों को भी ये खत्म कर देंगे। ये चीज़ें जो है उन्होंने कही हुई हैं। एक और अपडेट निकल के भाजपा नेतृत्व से मिलने वसुंधरा राजे पहुंची दिल्ली। CM के नाम को लेकर राजस्थान में बड़ी हलचल। दरअसल 3 दिसंबर की शाम से ही एक सवाल ने हिंदी पट्टी के लोगों को परेशान कर रखा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। भाजपा नेतृत्व से लेकर एक बैठक भी कर चुकी है। गुरुवार को भाजपा आलाकमान की दूसरी बैठक होने जा रही है। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में CM का नाम तय कर दिया जाएगा।
बैठक से ठीक पहले राजस्थान से एक बड़ी खबर आई है। राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भाजपा नेतृत्व से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंची। दिल्ली निकलने से पहले राजे ने पार्टी नेतृत्व से फोन पर बातचीत भी की। वसुंधरा राजे बुधवार रात भाजपा नेतृत्व से मुलाकात करने के लिए दिल्ली रवाना हुई थी। पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि राजे बुधवार रात हवाई जहाज से दिल्ली के निकल रही थी। दिल्ली पहुंचकर वो पार्टी आलाकमान से मुलाकात भी करेंगी। तो ये भी चीजें निकल के आ रही हैं। अगली एक और अपडेट निकल के यमन के हौती समूह का इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल अटैक, निशाने पर कई सैन्य चौकियों को किया तबाह। इजराइल के समर्थन में हमास के समर्थन में इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा और भीषण अटैक। गाजा में इजरायली सेना की कार्रवाई के बीच यमन के हौती समूह ने इजराइल के इलियट शहर में सैन्य चौकियों पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हालांकि इन्हें इजराइल की लंबी दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया और फिलहाल आगे नहीं बढ़ने दिया है। लेकिन इस घटना ने इजराइल के सबसे दक्षिणी शहर एलिटन में सायरन बज गया। हालांकि इजरायली रक्षा बलों ने कहा है कि सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल ने देश के हवाई क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करने दिया है। हालांकि आपको बता दें, कुछ ये भी कहा जा रहा है कि कुछ जगहों पर जो है वो मिसाइलें गिरी भी हैं। हालांकि वो हमास की मिसाइलें हैं या फिर हौती विद्रोहियों की, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन आईडीएफ ने कहा है कि जो हौती विद्रोहियों की जो एक तरीके से मिसाइल थी, उन मिसाइलों को हमने मार गिराया है। अब इससे संभवतः यह है कि जो हमास के लड़ाके हैं उनकी जो रॉकेट हैं वो इजरायली शहरों में गिरे हैं। लेकिन इलियट शहर में जो है वो भारी सायरन बजते रहे और 2-3 जगहों पर जो है रॉकेट गिरने की खबर आई। एक बिल्डिंग पर, एक गाड़ियों पर, बीच सड़क पर गिरी, जिसके बाद तबाही मच गई। तो ये आईडीएफ के बयान ने स्पष्ट तरीके से कहा, माना है, स्वीकार किया है कि हौती विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। हमास के समर्थन में उन्होंने कहा है कि ये कई सैन्य चौकियों को निशाना बनाते हुए ये बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है। तो सीधे तौर पर हौती विद्रोहियों ने पहले भी कहा था कि हम समुद्र यानी लाल सागर पर कब्जा करने के बाद, इजरायली जहाज़ों को रोकने के बाद अब सीधे तौर पर कड़ा अटैक डायरेक्ट इजराइल पर जा रहा है, जिसके बाद से एक तगड़ा झटका लग सकता है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, गाजा में इजरायली हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16,000 पार कर गई है। 16,248 हुई है। वर्तमान करंट सिचुएशन पिछले 24 घंटे की बात करें तो लगभग 250 के करीब फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। वेस्ट बैंक में भी झड़पें चल रही हैं, जिसमें 2-4 फिलिस्तीनी यहाँ भी मारे गए हैं। हालांकि इजरायली सैनिकों को यहाँ भारी नुकसान हो रहा है। लेकिन हवाई हमले की अगर बात करें तो हवाई हमले में लगातार दोस्तों नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इजरायली सैनिकों को जिस तरीके से जो अपेक्षा था, इजरायली सैनिकों ने जो सोचा था कि पूरी तरीके से हम उन्हें खत्म करके वहां से भगा देंगे, लेकिन अभी भी सच्चाई यह है कि गाजा में जो लोग हैं, फिलिस्तीनी लोग हैं, वो भागने को तैयार नहीं हैं। उत्तरी से लेकर दक्षिणी तक वो हैं। आखिर जाएंगे कहाँ, क्योंकि वैसे भी कंजेक्टेड इलाका था। तो इजराइल का ये भगाने वाला प्लान फेल होता नजर आ रहा है। एक और अपडेट, इजराइल की कार्रवाई एक राष्ट्र का खुला हुआ नरसंहार है। जॉर्डन एक बार फिर बोला, बड़ा हमला, हवाई हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचा रहा मदद। जी हाँ, दरअसल जॉर्डन जो है वो आपको बता दें, उसने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा है कि फिलहाल जिस तरीके से इजराइल ने नरसंहार किया है, ये कहीं ना कहीं एक भीषण हमलों पर विश्व समुदाय का मौन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं है। अल जजीरा टीवी चैनल के अनुसार जॉर्डन के विदेश मंत्री ने कहा है कि वर्तमान समय में इजराइल की जो कार्रवाई रही है वो बहुत ही स्पष्ट रूप से एक राष्ट्र का खुला हुआ नरसंहार है। एमन असफदी ने अपने संबोधन में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के उन मौन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है जो इजराइल के अपराधों को छिपा रहा है। उनका कहना था कि युद्ध विराम के हमारे आह्वान के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की स्थिति में अपर्याप्त परिवर्तन देखा गया है। जॉर्डन के विदेश मंत्री के अनुसार विश्व समुदाय को कम से कम क्षेत्र में अपने हितों के समर्थन से ही आगे आना चाहिए। अमन अशफदीन के अनुसार जो है वो दृष्टिकोण में मजबूत हुए हैं और कहा है कि गाजा और युद्ध में अपराधों को रुकवाने पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। तो सीधे तौर पर देखा जाए तो इजराइल की कार्रवाई एक राष्ट्र का खुला हुआ नरसंहार बताया है जॉर्डन, और इस बीच उन्होंने हवाई हेलीकॉप्टर के जरिए मदद भी पहुंचाई है। एक और अपडेट, अमेरिका के मुस्लिम हुए एकजुट। अमेरिका के मुसलमानों ने भरी हुंकार, कहा बाइडन को हराएंगे। तो घुटने पर आए बाइडन ने लिया बड़ा फैसला, इजराइल के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एक्शन ले लिया है। जी हाँ, दरअसल ये आपने कहावत सुनी होगी कि जब तक कोई चीज़ें किसी के खिलाफ खुलकर विरोध ना किया जाए तो उसे लगता है कि शायद सब कुछ चंगा सी, लेकिन अमेरिका में सब कुछ चंगा सी नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने जिस तरीके से अपने साथी का समर्थन विदेश नीति को ताक पर रखते हुए अमेरिका में पहली बार किया है, वो कहीं ना कहीं ऐसा कोई राष्ट्रपति आप तक नहीं किया है। यही कारण है कि वो भी राष्ट्रपति जिन्होंने सीधे तौर पर जिन्हें मुसलमानों के वोट से वहां चुनाव जीते हैं। अमेरिका में मुस्लिम वोटों के दम पर चुनाव जीते जो बाइडन ने जिस तरीके से इजराइल को तमाम विदेश नीतियों को ताक पर रखकर इजराइल का समर्थन किया और उन्हें एक तरीके से हथियार पहुंचाए और लोगों को मरने दिया, उसके बावजूद भी शांत रहे, इस पर अब दुनिया भर में तो किरकिरी हो ही रही है। लेकिन अब उनके देश में भी जो बाइडन के खिलाफ मुसलमानों ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया लगभग 10 राज्यों के मुसलमान एकजुट
एकजुट एक राज्य में हुए और उन्होंने ये बातें कही कि हम तीसरे फ्रंट को समर्थन दे देंगे, लेकिन बाइडेन को इस बार नहीं देंगे। और यही कारण है कि जिसके बाद बाइडेन सरकार ने मीटिंग बुलाई, मीटिंग हुई, उसके बाद कान खड़े हो गए, इनको जो इनकी ज़मीन खिसकती नजर आई है। इस बीच इन पे कई जगहों पर FIR भी हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो है वो जो बाइडेन के कान खुले और उन्होंने इजरायलियों पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने कहा है कि जो भी कट्टरपंथी इजराइल होगा उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, उन्हें हम अपने देश में घुसने नहीं देंगे। ये तब हुआ जब मुसलमानों ने एकजुटता दिखाते हुए जो बाइडेन को उनकी औकात दिखाई। अब मुसलमानों की दूसरी बात यह है, दूसरी मांग यह है कि सबसे पहले अब हथियारों को बंद करें, यानी हथियारों को देना, हथियारों की सप्लाई बंद करें। यही कारण है कि अब उन्होंने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बंद कर दी है। अब दूसरा नंबर इजराइल का है। संभवतः आने वाले एक हफ्ते के अंदर अमेरिका इजराइल को हथियार देना बंद कर सकता है, कान खड़े हो सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे अमेरिका में जिस तरीके से मुसलमानों ने दबाव बनाया है वो रणनीति काम आती दिखाई दे रही है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां आखिरकार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने गाजा में अत्याचार अपराधों को लेकर दी चेतावनी। जी हाँ, नेतन्याहू को। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख बोलकर तुर्क ने बुधवार को कहा है कि फलस्तीनी पूरी तरीके से भयावह में हो जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, BBC की रिपोर्ट के अनुसार तुर्क जिनेवा में बोल रहे थे और उन्होंने पत्रकारों से कहा कि गाजा में संघर्ष में अत्याचार अपराधों का खतरा बढ़ता जा रहा है। और उन्होंने इजरायल और हमास दोनों नेताओं को उनके द्वारा कहे गए अमानवीय बयान के खिलाफ चेतावनी दी और उनमें एक असक्षम अदालत अत्याचार अपराधों के लिए उकसावे के रूप में देखा जा सकता है। तुर्क ने हमास द्वारा की गई यौन हिंसा की रिपोर्ट को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने इसे बेहद गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए क्योंकि पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए और सीधे तौर पर जिम्मेदारों को दोषी ठहराया जाना चाहिए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जानी चाहिए। तो दोषी किसे ठहराया जाएगा? नेतन्याहू को। और दोषी के साथ साथ कार्रवाई किस पे की जाएगी? वो है नेतन्याहू।